हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज मैं हूँ उज़्बेकिस्तान की नमनगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, नमनगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1942 में। और अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो 20+ यहाँ पे फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी। 400 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन का डिपार्टमेंट एक अलग है जो कि अलग बिल्डिंग में है। यहाँ पे और सारी फैकल्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी। जितने भी अलग अलग फैकल्टीज़ हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट स्पेशली बनाए गए हैं। तो अंदर यहाँ पे सारी फैकल्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द फैकल्टीज़। नमनगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 30,000 स्टूडेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी जब गवर्नमेंट होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस स्टूडेंट्स इसको देते हैं। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है नमनगन सिटी में, और नमनगन सिटी की एक बड़ी बात ये है कि इसको सिटी ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। नमनगन स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 67 लाख के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो जितने मेडिसिन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है कि उनको क्लिनिकल रोटेशंस अच्छे से मिल जाते हैं। नमनगन सिटी जो है वो 3rd लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है उज़्बेकिस्तान की, और जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन भी है। यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लोकेशन जो यूनिवर्सिटी की वो बहुत मैटर करती है। ऑन रोड पे आपको इसका मेन कैंपस मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है जहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेगी। इन कैंपस बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा ये बच्चों के लिए कैफ़ेज़ यहाँ पे हैं। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे, बाहर के साइड बच्चों के लिए कैफ़े की फैसिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए ATM की जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिली हुई है। एक ऐसा कैंपस है जिसमें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। कहीं पे भी आपको ज़्यादा मूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी कॉलेज अच्छा है या नहीं है उसका हम कैसे पता करते हैं, वो हमें पता चलता है कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है लाइब्रेरी, क्लासरूम का, कैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो पूरे उज़्बेकिस्तान की जो सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वो नमनगन स्टेट यूनिवर्सिटी की है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इन कैंपस मिलती हैं। बहुत सारी फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ एक अच्छी बात ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेडिसिन फैकल्टी जो स्टार्ट हुई है वो 2 साल पहले हुई है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का आया है। यहाँ पे बच्चों का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से हम जाएंगे जो इंटरनेशनल मेडिसिन फैकल्टी है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे जाके देखेंगे कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन स्टूडेंट्स को मिल रहा है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं बच्चों को। तो अब हम चलेंगे इंटरनेशनल मेडिसिन फैकल्टी में, तो चलिए मेरे साथ। अब मैं हूँ इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के सामने। जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही है ये नमनगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। सबसे बड़ी बात इस कॉलेज की ये है कि यहाँ पे आपको 3rd ईयर के बाद स्टाइपेंड मिलने वाला है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो कोई ऐसी कॉलेज देख रहे हैं जहाँ पे वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, तो ये कॉलेज उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट बच्चों को ये मिलने वाला है कि 1st ईयर से ही आपको क्लिनिकल रोटेशंस मिलेंगी। जनरली क्या होता है कि मेडिसिन कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे जब आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है
उसके बाद आपको क्लिनिकल रोटेशंस मिलते हैं। बट जब बात आती है नमनगंज स्टेट मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और आपको क्लिनिकल रोटेशंस भी दिए जाते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े एडवांटेज हैं विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल स्टडीज़। जब भी बात आती है इंडियन स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले उनके माइंड में एक ही सवाल आता है कि हमें कोई ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कॉलेज एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो, जहाँ पे पढ़ने के बाद हमारी डिग्री इंडिया में भी वैलिड हो, और अगर इंडिया में भी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन हो ताकि हम इंडिया के बाहर भी जो मेडिकल काउंसिल्स हैं उनमें जाकर प्रैक्टिस कर सकें। और ये डाउट होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेडिसिन जो कोर्स होता है वो 6 साल का कोर्स है। अगर आपने पहले ये सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं 6 साल बाद आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब बात आती है नमनगंज स्टेट कॉलेज की, तो ये यूनिवर्सिटी एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। एनएमसी गाइडलाइन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप जिस भी कंट्री में जाओगे एमबीबीएस करने, और पर्टिकुलर जो भी वो कॉलेज होगा, वहाँ पे आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा इट मस्ट बी ऑफ 54 मंथ्स प्लस 1 साल आपको अलग से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और जब बात आती है नमनगंज स्टेट कॉलेज की, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर कोर्स ड्यूरेशन मिलेगा प्लस 1 ईयर आपको अलग से इंटर्नशिप करवाई जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू एनएमसी गाइडलाइन से पॉइंट फुलफिल होता है। साथ ही साथ WHO रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, आप WHO की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यूजुअली आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे, बट फिर भी आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप WHO की वेबसाइट पर जाएं और चेक करें वेदर द यूनिवर्सिटी इज़ WHO लिस्टेड और नॉट। ये दोनों पॉइंट्स आप पे फुलफिल होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है लाइसेंसिंग एग्जाम का, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस करते हैं तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आपको जब डिग्री देती है उसके साथ ही आपको एक लेटर देगी कॉलेज, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग का आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। So it is one of the biggest benefit if you are coming to study MBBS in Uzbekistan. So these are all points related to NMC guidelines. कॉलेज सारे NMC के गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। नमनगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी एक नई यूनिवर्सिटी है व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल फैकल्टी। वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1942 में, बट इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आना शुरू हुए हैं लास्ट ईयर यहाँ पे 50+ स्टूडेंट्स आए थे। और डेफिनेटली एक नई यूनिवर्सिटी का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फुलफिल की जाती हैं, और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। बच्चों की अगर मैं टोटल बात करूँ तो एज आई टोल्ड यू 50+ स्टूडेंट्स हैं, एंड अपकमिंग सेशन में डेफिनेटली बच्चे इंक्रीज होने वाले हैं। नमनगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बजट का, क्योंकि बजट एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। जनरली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए आपको मिनिमम 80 to 90 lakhs की रिक्वायरमेंट होती है इफ़ यू आर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज। और जब बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पे इतनी सीट ही नहीं होती है कि बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिल पाए। बट अगर मैं बात करूँ नमनगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ये है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको बजट रिक्वायर्ड होगा वो होगा 27 से 28 lakhs का, दैट टू इंक्लूडिंग योर फूड। सो अगर आपका बजट 27 से 28 लाख है तो आप इस यूनिवर्सिटी में अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी को एज एन ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज पूरा यूनिवर्सिटी टूर दिखाऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको ये यूनिवर्सिटी में मिलने वाली हैं, कैसे यहाँ पे आपको लैब्स मिलेंगे, क्लासेस कहाँ पे लगती हैं, तो कंप्लीट टूर मिलेगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द टूर। ये यूनिवर्सिटी की मेन एंट्री है जो कि मेडिकल फैकल्टी है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले रिसेप्शन एरिया आता है। उसके बाद मेरे राइट साइड में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। लाइब्रेरी फिजिकल लाइब्रेरी भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। डिजिटल लाइब्रेरी में आपका टेस्ट सेंटर भी है, लेफ्ट साइड में कॉन्फ्रेंस रूम है, और दोनों ही साइड क्लासेस भी लगती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लाइब्रेरी के साइड कि लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ के लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाती हैं पढ़ने के लिए। अगर मैं नमनगंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करूँ तो उज़्बेकिस्तान में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इस कॉलेज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ऑथर की बुक आपको यहाँ मिलेगी। ये सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेंगी, लोकल लैंग्वेज में भी मिलेंगी। सारे मल्टीपल ऑथर्स की बुक है यहाँ पे। ये यहाँ की फिजिकल लाइब्रेरी है, और यहाँ पे बहुत कम बुक रखी हुई है। जो मेन लाइब्रेरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास है। वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि
किस किस ऑथर की बुक वहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे लाइब्रेरियन रहता है जो कि बुक इशू आपको करके देता है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में चारों तरफ हीटर की फैसिलिटीज़ है। विंटर्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं आराम से। और इसी के ही जस्ट सामने है डिजिटल लाइब्रेरी। लेट्स गो टू द डिजिटल लाइब्रेरी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे आराम से यहाँ पे आके पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है 24/7 स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं, बच्चे यहाँ पे रिसर्च भी करते हैं। साथ ही साथ ये एक टेस्ट सेंटर भी है। जब बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो आप देख सकते हैं जितने भी सिस्टम रखे हुए हैं, यहाँ पे बच्चों से एग्ज़ाम करवाए जाते हैं और किसी भी तरीके की बच्चों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। सो बेसिकली वी कैन से दैट फिजिकल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी दोनों ही आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है। यू कैन सी द कंप्लीट लाइब्रेरी है। दिस इज द लाइब्रेरी पार्ट। नाउ वी विल गो टू द कॉन्फ्रेंस पार्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि लेफ्ट साइड में कॉन्फ्रेंस रूम है, राइट साइड में लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी थी। और साथ में पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे क्लासेस भी लगती है बच्चों की। नाउ विल गो टू द कॉन्फ्रेंस रूम। ये पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी सीट्स यहाँ पे हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बेसिकली इस वजह से होता है ताकि कोई भी अगर आपको मीटिंग करनी है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। अब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल का मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डेलीगेट्स आते हैं। और साथ ही में अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया से जितनी भी एफएमजीज के टीचर्स आते हैं या फिर कोई भी अगर हाई लेवल फैकल्टी आ रही है तो उनको यहीं पे कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बात की जाती है। और साथ ही में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, उन सभी के बारे में जो डिस्कशन होता है वो कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल के जस्ट सामने है क्लासरूम। वहाँ पे शायद अभी बच्चों की क्लास भी लग रही होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बैचेस की यहाँ पे क्लासेस होती हैं। अब हम चलेंगे क्लासरूम में इसके बाद। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लग रही है। देखते हैं किस चीज़ की क्लास है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास लग रही है और ये है लोकल क्लास है। मतलब यहाँ पे लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अभी क्लास लग रही है वो रशियन की क्लास लग रही है। बिकॉज़ यहाँ पे जो बच्चे उनको उज़्बेक लैंग्वेज आती है बट रशियन लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है। सेम गोज़ विद इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स को भी आगे जो लोकल लैंग्वेज है उज़्बेकिस्तानी और रशियन दोनों ही लैंग्वेज सिखाई जाती है। अभी लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद इंडियन स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्लास लगती है। आप चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे क्या क्या हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे कि वहाँ पे कौन-कौन सी क्लासेस लगती हैं, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, कहाँ पे आपके लैब्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ से हम जाएँगे सेकंड फ्लोर। बेसिकली सेकंड फ्लोर पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और जो आपके लैब्स होते हैं फर्स्ट से थर्ड ईयर में, जिनमें आपको सिमुलेशन सेंटर्स भी दिखाए जाते हैं, एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब, वो सारे आपके सेकंड फ्लोर पे। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और लेफ्ट साइड में आपको सारे लैब्स मिलेंगे। अभी देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बेसिकली जितने भी जो यूनिवर्सिटी के डीन हो गए, वाइस डीन हो गए, वो जहाँ पे बैठते हैं उनकी ऑफिसेस होती है। और साथ ही में ना यहाँ पे आपको लेक्चर हॉल भी मिलेगा। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बेसिकली है कहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एचओडी है। एचओडी मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नालंदा स्टेट मेडिकल कॉलेज की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी एचओडीज़ हैं वो ऑलरेडी खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने एमडी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जब उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली है उसके बाद वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड बने। आप देख सकते हैं ये पूरा एचओडी रूम है। यहाँ पे सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे लोग बैठते हैं। और जस्ट इसके सामने ही आप जब आएंगे तो यहाँ पे है डीन का रूम। यहाँ पे बैठते हैं डीन, जो कि यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं। डीन रूम है यहाँ तो। ये रूम है, यहाँ पे डीन सर अंदर बैठते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो आपको सेकंड फ्लोर पर मिलेगा। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि दूसरी साइड वहाँ पे है सिमुलेशन सेंटर एंड ऑल। अब हम चलते सिमुलेशन सेंटर देखते हैं अंदर से
कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। सेकंड फ्लोर पे है यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर। सिमुलेशन सेंटर में क्या होता है कि बच्चों को क्लिनिकल जो प्रैक्टिस मिलती है हॉस्पिटल में, उससे पहले यूनिवर्सिटी में ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। एंड ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से होता है कि जब आप रियल टाइम पेशेंट फेस करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन पे किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे रूम में हर एक बॉडी पार्ट को रखा गया है ताकि बच्चों को हर एक बॉडी पार्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक ऑर्गन यहाँ पे है बॉडी का। जैसे कि बच्चों को ड्रिप लगानी होती है तो कहाँ पे उनको किस वेन में लगेगी, वो सारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाती है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ये सब सिलिका में है यहाँ पे, तो बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस मिल जाती है। देख सकते हैं आप सारे बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पे, हर तरीके की बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। हर एक पार्ट को यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे ये अब ये देखो, ये डिफरेंट पार्ट्स में आपके लेग्स है। अगर मान लो बच्चों को कट लग जाता है यहाँ पे, तो ब्लीडिंग किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये है न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी यूनिवर्सिटी आने वाले बच्चों को देने वाली है। इसमें क्या होता है, VR सिस्टम होता है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्चुअल आपको एक तरीके से ट्रेनिंग मिलती है। जैसे आप इसको ऐसे अपने आइज़ पे लगाएंगे और आपके पास होता है इस तरीके से एक रिमोट कंट्रोल। इसमें आपको सारे स्लाइड्स मिलेंगे कि क्या क्या बीमारियां आती हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, तो वो सारा आप इसमें सीख सकते हैं। मतलब वर्चुअल आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको पेशेंट दिखते आते हुए, पेशेंट से इंटरेक्शन आपका होता है, ताकि बच्चों को एक रियल टाइम जो पेशेंट से इंटरेक्शन होता है वो जानकारी मिल सके। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं और आपको उन पर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्या आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो या गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। इन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से CPR दी जाती है। अब आप उसे सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आप देखो, जब आप CPR देंगे, आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये मशीन में आपको पता चलती हैं। तो अगर कोई बच्चा गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो उनको जो फाइनल जो क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं उससे पहले ही वो पता चल जाता है कि सही तरीका क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्यूब्यूशन ट्रेनिंग मॉडल यहाँ पे दे रखा है आपको। ये देखो, ये बॉडी है, यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो इंसर्शन ऑफ प्रेशर में लाइट ऑन हो जाती है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो प्रेशर ऑन द टीथ की लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको हर एक बॉडी का पार्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज मिल जाती है रियल टाइम पेशेंट से इंटरेक्शन से पहले। सो ये एक इम्पॉर्टेंस होती है सिमुलेशन सेंटर की किसी भी कॉलेज में। अगर कॉलेज में सिमुलेशन सेंटर अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चे काफ़ी अच्छे डॉक्टर बनते हैं। कॉलेज में सिमुलेशन सेंटर की यही इंपॉर्टेंस होती है कि जब आप फर्स्ट से थर्ड ईयर तक कॉलेज में रहेंगे, उस टाइम पे आपको जो कॉलेज में नॉलेज मिलती है वो आप यहाँ पे सीखते हैं। और जब आप रियल टाइम पेशेंट फेस करते हैं थर्ड ईयर में, उसके बाद आप अच्छे से क्लिनिकल रोटेशंस कर सकते हैं। आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है क्योंकि आपको सिमुलेशन सेंटर में कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिमुलेशन सेंटर। और नमनगंज में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आपको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं सिमुलेशन सेंटर की। ये एक रूम है, ऐसे ही एक और रूम आपको मिलेगा, वहाँ पे भी बॉडी पार्ट्स हैं। अब हम चलते हैं उस रूम में जहाँ पे और बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं। अभी हम चल रहे हैं दूसरे वाले रूम में जहाँ पे और बॉडी पार्ट्स रखे हैं। अभी एक्चुअली यहाँ पे क्लास लग रही है, बट देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी देखो, आप यहाँ पे जनरली यहाँ पे लोकल्स की क्लास लगती है, तो जितने भी आपको यहाँ पे बच्चे मिलेंगे वो उज़्बेकिस्तान के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये है और बॉडी पार्ट्स जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जब आप क्लिनिकल रोटेशंस में जाते हो हॉस्पिटल्स में तो किस तरीके से स्टिचेस लगते हैं, डिफरेंट पार्ट में किस तरीके से आपको कट करना है, किस कट में किस तरीके से स्टिच लगेंगे, वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज में ही सिखाई जाती हैं पहले, ताकि जब आप फाइनली रोटेशंस में जाएंगे तब आपको इजी एक्सेस होगी किस तरीके से हम स्टिचेस लगाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको चोट लग गई है, तो उस तरीके से उस टाइम पे किस तरीके से स्टिचेस लगेंगे वो हर एक कंडीशन पे आपको सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अगर मान लो किसी को इतना कट लग गया कि उनकी फिंगर ऑलमोस्ट अलग हो गई है, बस एक बोन से कनेक्टेड है, तो उस केस में किस तरीके से स्टिच लगेंगे
तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे सिखाई जाती हैं कॉलेज के अंदर। देख सकते हैं आप सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे हैं हर तरीके के। और सिखाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिखाया जाता है, टीचर्स टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे बुलाते भी हैं, आपके एग्जाम्स भी होते हैं। इन केस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं सही से तो आपको दोबारा भी सिखाया जाता है। सो बेसिकली आपको काफ़ी अच्छी तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में मिलती है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड फ्लोर। और थर्ड फ्लोर पे देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्लासेस लगती हैं। बेसिकली इस थर्ड फ्लोर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की फर्स्ट से थर्ड ईयर तक की जो भी क्लासेस होती हैं, एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इन सारी क्लासेस में ये सारी क्लासेस जो होती हैं वो थर्ड फ्लोर पे लगते हैं। हम उनके क्लासरूम्स देखते हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को यहाँ पे दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जितने भी रूम्स बन रहे हैं ये सारे ही क्लासरूम्स हैं। इन्हीं में बच्चों के रोटेशनल वे में क्लास लगती है। कभी फिजियोलॉजी की क्लास लगती है, कभी एनाटॉमी की क्लासेस लगती है। तो फर्स्ट और थर्ड ईयर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर करे जाते हैं। ये पूरा फ्लोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। आप देख सकते हैं दोनों साइड ही क्लासरूम्स हैं। देखिए आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, इनको तो आप जानते होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी। देखो उज़्बेकिस्तान में आने का एक बेनिफिट ये होता है कि इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन उज़्बेकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं। आप अब्रॉड जा रहे हैं MBBS करने के लिए, तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं अगर उस कंट्री से इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का एक कंसर्न होता है। आप देख सकते हैं अगर इतनी बड़ी इमेज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की लग रही है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हमारे रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उज़्बेकिस्तान से। अब हम किसी क्लास में अंदर जाकर देखते हैं कि किस हिसाब से सेटिंग्स है बच्चों की। आइए। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे क्लास लगती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे नमनगंज स्टेट कॉलेज में बच्चों को स्मॉल बैचेस में पढ़ाया जाता है। इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इंडिया में इतने बड़े लेक्चर हॉल होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस होती है कि बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है टीचर से वो नहीं हो पाता है। यहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम 15 to 20 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में होते हैं, बच्चों का अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है। 1-to-1 डाउट बच्चे ईजिली क्लियर कर लेते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों को डिजिटलाइज वर्जन में भी पढ़ाया जाता है। फिजिकली टीचर ब्लैक बोर्ड में भी पढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये वाली चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, तो बच्चों को बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड फ्लोर। सेम इसी तरीके से फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर पे भी क्लासेस लगती हैं। वहाँ पे आपके सेम फर्स्ट से थर्ड ईयर तक के बच्चों की क्लासेस लगती हैं। पीडियाट्रिक्स की क्लास वहाँ पे होती है, सर्जरी की क्लास वहाँ पे होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है वो जनरली लैब्स के लिए है। फर्स्ट फ्लोर पे भी क्लासेस है एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सब पे आपको कहीं ना कहीं क्लासरूम्स मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिलेगा। सो ये एक कंप्लीट टूर था यूनिवर्सिटी का। बेसिकली कॉलेज में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लैब्स यहाँ पे है, डिजिटलाइज वर्जन बच्चों के लिए यूज़ करा जा रहा है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी यहाँ पे है, साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी सेम बिल्डिंग में है। इसके वजह से एक बेनिफिट ये मिलता है कि कभी इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। सो ये एक कंप्लीट टूर था यूनिवर्सिटी का। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंश्योर एजुकेशन से। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन उज़्बेकिस्तान और स्टडी MBBS इन अब्रॉड, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.